एनडीए की सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया, लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ और धोखाधड़ी की राजनीति कर रही है। पंजाब सरकार से मेरा आग्रह है कि वो जनहित के इन प्रोजेक्ट्स को समय सीमा में पूरा करें। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष श्रीमान सुखबीर सिंह जी बादल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी श्रीमान श्वेत मलिक जी, मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमती हरसिमरत कौर जी, श्रीमान विजय सांपला जी, मंच पर विराजमान आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, भाजपा अकाली दल के सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जगत गुरु बाबेया नानक दे सोरे गर्दी धरती गुरदासपुर बीच पंजाब भर तो आए बहनों अति भराओ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरुओं, पवित्र धामों, वीरों और महान कर्मयोगियों की भूमि गुरदासपुर को सत श्री अकाल। ये मेरा सौभाग्य है कि नए भारत के निर्माण के लिए एक और महत्वपूर्ण वर्ष की शुरुआत मैं गुरदासपुर और पंजाब के बहन भाइयों के बीच में आकर कर रहा हूं। गुरदासपुर की धरती देश, समाज, मानवता के लिए हमेशा प्रेरणा देने वाली रही है। लिहाजा साल 2022 तक न्यू इंडिया के निर्माण के लिए भी 125 करोड़ देशवासियों के संकल्प को सिद्ध करने के लिए यहां से नई ऊर्जा का संचार होगा। गुरदासपुर बाबा लाल दयाल जी की तपोस्थली है। यहां मुक्तेश्वर धाम है। ये वीरता और देशभक्ति के नायक सिख वीर बंदा बैरागी और शहीद राम सिंह पठानिया की कर्म भूमि रही है। साथियों, गुरदासपुर ने समाज जीवन के हर क्षेत्र में पंजाब और देश का नाम रोशन किया है। एक से एक महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया है। देवानंद और विनोद खन्ना जैसे महान कलाकार इसी धरती के सपूत थे। विनोद खन्ना जी के निधन के बाद मेरा यह पहला गुरदासपुर दौरा है। आज उनकी कर्मभूमि में आकर मैं फिर एक बार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाई और बहनों, गुरदासपुर के हर व्यक्ति के लिए विनोद खन्ना जी का समर्पण और यहां के विकास के लिए उनके प्रयास आज यहां स्पष्ट दिखते हैं। वो एक आधुनिक, खुशहाल और संपन्न गुरदासपुर देखना चाहते थे। उनके इस सपने को हम सभी को मिलकर के साकार करना है। मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र की एनडीए सरकार गुरदासपुर सहित पूरे पंजाब में विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हम सभी के आदरणीय श्रद्धेय सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जी के मार्गदर्शन में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर के पंजाब की खुशहाली के लिए
दिन रात काम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, विकास के अलग अलग पैमाने होते हैं, आयाम होते हैं। विकास चाहे संसाधनों का हो, सुरक्षा का हो या फिर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का, देश को मजबूत करने में हमारी सरकार निरंतर जुटी हुई है। गुरदासपुर तो बाबा नानक की धरती है। अगले वर्ष गुरु नानक देव जी की 550वीं जन्म जयंती आने वाली है। केंद्र सरकार ने तय किया है कि गुरु नानक देव जी ने जो संदेश दिया, किरत करो, नाम जपो, वंड छको, इसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। इसी भावना के तहत देश की सभी राज्यों के अलावा दुनिया भर में समारोह का आयोजन किया जाएगा। साथियों, हम सिर्फ गुरु के गौरव की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके जुड़े तीर्थ स्थलों तक हर आस्था स्थान बेरोक टोक जा सके, इसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं। भाइयों और बहनों, 7 दशक पहले भारत विभाजन के समय हमें उस पवित्र स्थान से दूर कर दिया गया था, जिस पर हमारा हक था। सिर्फ 3-4 किलोमीटर की बात थी, लेकिन उस समय की सरकार थी, वो आस्था के इतने पवित्र तीर्थ को भारत के साथ नहीं रख पाए। 7 दशक से अपने गुरु की तपोस्थली को देश दूरबीन से देखने के लिए मजबूर है। देश की भावना को देखते हुए, करोड़ों सिख भाई बहनों की मांग को देखते हुए एनडीए की सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया। ये कॉरिडोर गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक साहिब को करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब जोड़ने का काम करेगा। इसके तहत यहां डेरा बाबा नानक शिव से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक सारी आधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। साथियों, इस महान तीर्थ के महत्व को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने अपने 2 मंत्रियों को भी सीमा पार भेजा था। हरसिमरत जी के नेतृत्व में हमारा डेलीगेशन गया था, लेकिन पूरा देश गवाह है कि कैसे अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने पाकिस्तान को मौका दे दिया। हैरानी की तो ये है बात कि कांग्रेस के नेताओं ने यहां के मुख्यमंत्री खुद अपने नेता की भी राय अनसुनी कर दी। साथियों, जिनका इतिहास राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ रहा हो और जो आज भी देश के सैनिकों और सेना को कमजोर करने के लिए झूठ फैला रहे हो, जिनका इतिहास सिर्फ एक परिवार के जयगान का रहा हो और जो आज भी वंदे मातरम और भारत माता की जय का विरोध कर रहे हो, रोक लगा रहे हो, जिनका इतिहास हजारों सिख भाई बहनों को बेरहमी से हत्या का हो,
और जो आज भी दंगों के आरोपियों को मुख्यमंत्री पद का पुरस्कार दे रहे हो, उन लोगों से पंजाब समेत पूरे देश को सतर्क रहने की जरूरत है। मत भूलिए, करीब 3.5 दशक से आप सभी, पूरा देश न्याय के इंतजार में था। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसके अपराधियों को सजा मिले, कांग्रेस के नेताओं को सजा मिले, ये पूरे देश की मांग थी। और आज भी ये मांग उतनी ही प्रबल है। एक परिवार के इशारे पर जिन जिन आरोपियों को सज्जन बताकर फाइलें दबा दी गई थी, एनडीए सरकार ने उनको बाहर निकाला, एसआईटी का गठन किया और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परिणाम आपके सामने है। साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार किसान हो, जवान हो या फिर नौजवान, हर सपने, हर आकांक्षा, हर भावना को साकार करने के लिए पूरी ईमानदारी, पूरी क्षमता से जुटी है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ और धोखाधड़ी की राजनीति कर रही है। आप ये भी याद करिए कि कांग्रेस ने किसानों के साथ क्या किया। किसानों की बरसों पुरानी मांग थी कि स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को लागू किया जाए, लेकिन जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, वो इसे टालती रही। किसानों की इस मांग को पूरा करने का ऐतिहासिक फैसला भी एनडीए की सरकार ने ही लिया। इस फैसले की वजह से लगभग 2 दर्जन फसलों का समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना तय हुआ है। अब हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि इस फैसले का पूरा लाभ किसानों तक पहुंचे। भाइयों और बहनों, जो दशकों तक किसानों के दर्द का इलाज नहीं ढूंढ पाए, एमएसपी पर फैसला टालते रहे, वो अब फिर झूठे वायदों से किसान की आंख में धूल झोंकने में जुटे हैं। और मैं इनका पैटर्न भी आज खुल करके आपको बताना चाहता हूं। 10 साल पहले जब 2009 का चुनाव सामने था, तब कांग्रेस ने किसानों को कर्ज माफी का ऐलान किया था। तो देश के किसानों पर लगा के चलो भाई, बाकी जो हो या ना हो, इतना तो हो जाएगा। लोगों ने जम करके उनको वोट भी दे दिए। 2004 में जो सीटें मिली थी उससे ज्यादा सीटें भी मिल गई। किसान तो भला भोला भरोसा करने वाला होता है। उसने किसान कांग्रेस के सारे पाप जानते हुए भी भरोसा कर लिया, और भरोसे की सजा आज भी देश का किसान भुगत रहा है। भाइयों बहनों, ये काम उन्होंने किया किसानों पर। उस समय किसानों पर 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था।
आप सुनिए भाइयों बहनों, 2008-9 में कांग्रेस ने जब किसानों को कर्ज माफी का वादा किया और चुनाव में वोट बटोर लिए, तब 6 लाख करोड़ का कर्ज देश के किसानों पर था। उन्होंने कर्ज माफी की घोषणा की, लेकिन कर्ज माफी हुई सिर्फ 6 लाख करोड़ के सामने सिर्फ 60,000 करोड़। कितना बड़ा धोखा किया। बाकी सारे किसान इंतजार करता रह गया। पिछले साल इन्होंने कर्नाटक में भी कर्ज माफी का ऐलान किया था। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ इन्हें गिने कुछ किसानों को इसका लाभ हुआ और बाकियों के खिलाफ कर्ज के नाम पर पुलिस के वारंट निकले हैं। किसान को घर छोड़ करके भागना पड़ रहा है। ये कर्नाटक का हाल करके रखा है। यहां पंजाब की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। यहां पर भी कांग्रेस कर्ज माफी का ऐलान करके वोट बटोर के ले गई, किसान के आंख में धूल झोंक करके खेल किया और सत्ता में आ गई। कांग्रेस ने वादा किया था कि यहां के किसानों का 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करेंगे। ये वादा किया था कि नहीं किया था? उन्होंने वादा किया था कि नहीं किया था? ये वादा किया था कि नहीं किया था? अब 1.5 साल बाद सच्चाई क्या है? मैं तो मीडिया में कल ही एक रिपोर्ट देख रहा था। कांग्रेस के लोग अपनी बातों को और जनता को गुमराह करने के लिए बड़े बड़े कागज लेके संसद पहुंच गए थे। बड़े बड़े कागज लेकर के आए थे। उसमें वो लोग खुद ही, उन्होंने जो लिखा है, खुद ही दावा कर रहे थे कि सिर्फ 3400 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि कितने किसानों को सही में इसका लाभ मिला, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास तो इसमें भी दागदार है। पहले की कर्ज माफियों में वो ऐसे लोगों के भी कर्ज माफी करते रहे हैं जो उसके हकदार ही नहीं थे, जिसका न खेत है, किसानी है, कुछ नहीं है। लेकिन पंजाब के लोगों को तो अब कांग्रेस ने खुद ने स्वीकार कर लिया है कि उसने ज्यादा नहीं किया है। 1.5 साल में सिर्फ 3400 करोड़ का कर्ज माफ। फिर ध्यान से सुनिए, अगर कांग्रेस का दावा सही है तो 1.5 साल में सिर्फ 3400 करोड़ कर्ज माफी कांग्रेस के लिए पंचवर्षीय योजना है क्या? किसान के मरने के बाद पहुंचोगे क्या? साथियों, आप ये भी मत भूलिए कि पंजाब सहित पूरे देश में छोटे किसान जिनके पास 1-2 हेक्टेयर जमीन है और जिनकी संख्या हिंदुस्तान में सबसे अधिक है, वो कभी बैंकों से कर्ज नहीं पाते हैं। उनको वो मिलता भी नहीं है। उनको तो साहूकारों से या दूसरे लोगों से कर्ज लेना पड़ता है। जब इन गरीब किसानों का ही कर्ज माफ नहीं होगा तो फिर किसानों से झूठ क्यों बोल रही है कांग्रेस? साथियों, जैसे कांग्रेस ने देश को दशकों तक गरीबी हटाओ के नारे के साथ ठगा, वो अब देश को कर्ज माफी के नाम पर ठग रही है। हालात तो ये भी थे कि न किसानों के पास बैंक खाते थे, न उन्हें पक्का मकान देने के लिए कांग्रेस ने कुछ सोचा,
और न ही उनके शौचालय के लिए कुछ किया। देश के हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम भी अटल जी के समय ही शुरू हुआ था। देश के गांवों, देश के किसानों को लेकर कांग्रेस की यही सोच रही है। वहीं एनडीए की सरकार विकास की पंचधारा, जन जन की सुनवाई के साथ ही बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई के लिए दिन रात काम कर रही है। इसी सोच के तहत बीते 4.5 वर्षों में गुरदासपुर और पंजाब के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजना और परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इनमें से कई पूरी हो चुकी है और बाकियों पर तेजी से काम किया जा रहा है। करतारपुर कॉरिडोर के साथ ही गुरु नानक जी से जुड़े एक और स्थान सुल्तानपुर लोधी को हेरिटेज टाउन के रूप में विकसित करने पर भी काम किया जा रहा है। भाई और बहनों, हमारी सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी करने का बहुत ईमानदारी से प्रयास कर रही है, निरंतर जुटी हुई है। साथियों, खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार निरंतर ऐसे फैसले ले रही है जिससे समस्या को प्रभावी तरीके से खत्म किया जाए। किसानों का सशक्तिकरण ही, एम्पावरमेंट ही एनडीए सरकार का रास्ता है और यही हमारा लक्ष्य है। हमारा किसान ताकतवर बने, हमारा किसान सशक्त बने, इसी मकसद से हम काम कर रहे हैं। इसी सोच को साकार करने के लिए गुरदासपुर और पंजाब सहित पूरे देश में जमीनी स्तर पर काम किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, आपको आपका ये शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट ऐसे ही अनेक कामों में से एक है। आप सभी को इसके लिए दशकों लंबा इंतजार करना पड़ा है। स्थिति ये थी कि रावी नदी की जीवनदायिनी धारा यहां से बहती थी, लेकिन लाखों किसान परिवार के खेत बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे। उन्हें पानी के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। रावी का पानी जो आप सभी के पंजाब और जम्मू कश्मीर के हक का था, वो दशकों से बिना इस्तेमाल का पाकिस्तान जा रहा था। अपने अमूल्य संसाधन की ये फिजूल खर्ची जिनके संस्कार थे उन्होंने निभाए। हमारी सरकार को ये मंजूर नहीं है। साथियों, एनडीए सरकार की नीति रही है कि भारत के हक का पानी भारत की ही भूमि को सिंचेगा, हमारे अपनों के घरों को ही रोशन करेगा। इसी सोच के साथ शाहपुर कांडी डैम जुड़े हर स्टेक होल्डर के साथ बातचीत की गई, अड़चनों को दूर किया गया। परिणाम ये कि 4 महीने पहले इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई और आने वाले 3-4 वर्षों में ये प्रोजेक्ट गुरदासपुर सहित पंजाब और जम्मू कश्मीर हजारों हेक्टेयर जमीन सिंचाई की सुविधा से जुड़ जाएगी। सिंचाई के साथ साथ पंजाब यहां से 200 मेगावाट से ज्यादा की बिजली भी पैदा कर पाएगा। भाइयों और बहनों, इसी तरह राजस्थान फीडर कनाल और सरहिंद फीडर कनाल की रीलाइनिंग का फैसला भी एनडीए की सरकार ने ही लिया है। इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने
800 करोड़ रुपए से अधिक की बजट की मंजूरी दे दी है। जब ये दोनों प्रोजेक्ट्स पर काम पूरा हो जाएगा तब करीब 85,000 हेक्टेयर जमीन को वाटर लॉगिंग से मुक्ति मिलेगी। मुक्तसर, फरीदकोट और फिरोजपुर जिलों समेत पश्चिम पंजाब की करीब 2.25 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई व्यवस्था में सुधार आएगा। साथियों, सिंचाई और सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ साथ किसान की उपज को सही दाम दिलाने के लिए, उपज में वैल्यू एडिशन के लिए भी अनेक फैसले लिए गए हैं। किसानों का अनाज, फसल, सब्जियां, दूध बर्बाद ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत पूरे देश में व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। आधुनिक गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग के कारखाने लगाए जा रहे हैं। यहां फाजिल्का में मेगा फूड पार्क ने काम करना शुरू कर दिया है, तो लुधियाना और कपूरथला के प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी जा चुकी है। इतना ही नहीं, पंजाब में 17 नए कोल्ड स्टोरेज या तो तैयार हो चुके हैं या फिर जल्द तैयार होने वाले हैं। इसके अलावा बठिंडा में IIFT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग काम इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया गया है। साथियों, ऐसे अनेक प्रयासों से ही अकेले पंजाब में फूड प्रोसेसिंग से जुड़े प्रोजेक्ट के माध्यम से हजारों युवाओं को सीधा रोजगार मिला है। इतना ही नहीं, इन प्रयासों से पंजाब के 1 लाख से अधिक किसान परिवारों को लाभ मिला है। मैं पंजाब और देश के किसानों को ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले महीने एनडीए सरकार ने जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी मंजूर की है, उससे भी आने वाले दिनों में किसानों का बहुत लाभ होगा। साथियों, हमारा प्रयास है कि देश के किसानों और उनके प्रोडक्ट्स को वैश्विक प्लेटफॉर्म मिले, उन्हें ग्लोबल वैल्यू चेन का लाभ मिले, कृषि उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके उन्हें विदेशी बाजार में बेचने की हमारे देश में बेहतर और आधुनिक सुविधाएं तैयार होगी, तो किसानों की आय में वृद्धि भी होगी। इसी विजन के साथ हमने नई पॉलिसी बनाई है और आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, पंजाब में खेती के साथ साथ यहां के किसानों, यहां के मध्यम वर्ग की बाकी जरूरतों पर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। पंजाब की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं। बठिंडा में बन रहा एम्स इसी कड़ी में लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है। इसके साथ ही पंजाब की 11 लाख से अधिक बहनों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। यहां के युवाओं को 28 लाख मुद्रा लोन दिए गए हैं। करीब 2.5 लाख नौजवानों को स्किल इंडिया मिशन के तहत ट्रेनिंग दी जा चुकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से पंजाब के अनेक जिलों में बेटियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ योजनाओं को लेकर राज्य सरकार को और गति लाने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। राज्य में आवास योजना हो,
अमृतसर, लुधियाना और जालंधर को स्मार्ट सिटी के तहत विकसित करने का काम हो, अमृत मिशन के तहत पंजाब के 16 शहरों में चल रहे काम हो, इनकी रफ्तार पूरे देश की रफ्तार की तुलना में आज पंजाब में धीमी पड़ गई है और इसके लिए राज्य सरकार को जागना पड़ेगा। जितना काम होना चाहिए नहीं हो रहा है। पंजाब सरकार से मेरा आग्रह है कि जनहित के इन प्रोजेक्ट्स को समय सीमा में पूरा करे ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। साथियों, एनडीए सरकार में पूरी संवेदनशीलता के साथ चल रही है, जनभावना के साथ चल रही है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जीएसटी है। जैसे जैसे सुझाव मिलते जा रहे हैं, सरकार इसे और प्रभावी और सरल बनाने में जुटी है। गुरु घर हो, मंदिर हो, लंगर हो, भंडारे हो, एक समृद्ध और स्वस्थ परंपरा है। सेवा के भाव से, पूरी श्रद्धा के साथ, तन मन धन से हर आस्थावान यहां जुड़ता है। चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। आस्था, श्रद्धा और सेवा के प्रयोजन को समझते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ इन सभी आयोजनों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इसी प्रकार आज करीब 99% 99% सामान और सेवा 18% टैक्स के दायरे से नीचे ला दिया गया है। पहले इनमें से अधिकतर सामान पर 25%, 30%, 35% तक कर लगते थे, टैक्स लगते थे। अब टैक्स तो कम हुआ ही है। आपको पता भी चल रहा है कि साबुन पर, जूते पर, कपड़े पर कितना टैक्स दे रहा है। पहले ये दिखता नहीं था, लेकिन वसूला जाता था। अब जो आप देते हैं वही आपको दिखता है। यही पारदर्शिता की व्यवस्था है जो न्यू इंडिया का आधार है। साथियों, घरों के निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं और सामान पर भी जो जीएसटी लगता है, उसको भी हम एक संतोषजनक स्तर पर लाने के पक्ष में हैं। पिछली बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। उम्मीद है आगे इस पर सार्थक चर्चा के बाद उचित फैसला होगा। वहीं जो व्यापारी, कारोबारी बहन भाई हैं, छोटे उद्यमी हैं, उनके लिए भी जीएसटी को आसान करने की निरंतर कोशिश बीते 1.5 वर्ष से ही की जा रही है। अभी भी हम जीएसटी काउंसिल से अनुरोध कर रहे हैं कि जीएसटी फाइल करने के लिए उद्यमों की आय की सीमा 20 लाख है। उस 20 लाख को बढ़ा करके 75 लाख कर दिया जाए ताकि 75 लाख के नीचे वालों को इस झंझट से मुक्ति मिले। साथियों, कल दिल्ली में कैबिनेट की बैठक में छोटे उद्योगों से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया गया है। इस फैसले से एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, लेदर, हैंडीक्राफ्ट, मशीनरी से जुड़े छोटे उद्यमों को बहुत लाभ होगा। इसकी भी जानकारी मुझे लगता है कि पंजाब आया हूं तो मुझे बतानी चाहिए। साथियों, प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपये क्रेडिट में 3% ब्याज की राहत दी जाती थी। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े थे उन्हें इस सुविधा का लाभ मिलता था। अरसे से मांग हो रही थी कि इसमें जो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को भी जोड़ा जाए, जिनकी एमएसएमई सेक्टर में बड़ी भूमिका होती है। सरकार ने आपकी ये मांग मान ली है और इसका बहुत बड़ा फायदा एक्सपोर्ट से जुड़े छोटे उद्यमियों को होने जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक करीब करीब 600 करोड़ रुपए का लाभ इन कारोबारियों को मिलेगा।
पंजाब का एमएसएमई सेक्टर इतना विशाल और व्यापक है। निश्चित तौर पर कल जो फैसला हमने किया है उसका ज्यादा लाभ पंजाब के लोगों को, छोटे एक्सपोर्टर्स को अवश्य मिलेगा। बहनों और भाइयों, हम सभी एनडीए का एक एक कार्यकर्ता करोड़ों पंजाब वासियों के साथ मिलकर देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जो भी सपना आपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए देखा है, वो हमें पूरा करना है। कुछ दिनों में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी आने वाली है। सत्य के लिए और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया है, उसी पर हम आगे बढ़े। इसी विश्वास के साथ इतना बड़ा सफल कार्यक्रम करने के लिए आप सबको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो बोले सो सत श्री अकाल।